आजमगढ़ में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें सोनिया अपनी सास सुमति पति रजत के साथ रहती थी। उसके ससुर का देहांत हो गया था। कहने को वो बहुत ही खुशहाल परिवार था, लेकिन कौन जानता था कि उनके परिवार की खुशियों को बहुत जल्द ही नजर लगने वाली है। और अब ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और एक दिन सोनिया का पति अपनी बीवी और अपनी माँ सुमिति को छोड़कर चला जाता है और अब उनकी हालत बद से बदतर होती ही जा रही थी। वहीं सोनिया प्रेग्नेंट भी थी और एक दिन सोनिया अपनी सास से बोलती है, माँ, अब हमारा क्या होगा? अब तो रजत जी भी हम सबको छोड़कर यहाँ से चले गए। पता नहीं बेटा सोनी, भगवान हमसे क्या चाहते हैं, वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक सेठ सुमति के घर आता है और बोलता है, सुमति बहन, आपके बेटे ने ये घर हमको बेच दिया है और अब आपको ये घर खाली करना होगा। क्या? मेरे बेटे ने ये घर भी बेच दिया? उसने अपनी तैयारियों को पूरा करने के लिए हमें रोड पर ला दिया। पर पर उसने ऐसा क्यों किया? पहले ही उसने हमारे सारे गहने बेच दिए और हमें ऐसे हालात में छोड़कर चला गया। और अब ये घर भी उसने ऐसा क्यों किया? वो तो तुम अपने बेटे से ही पूछना बहन, मैं कुछ नहीं बता सकता। बस इतना बोलूंगा कि अब ये घर मेरा है तो इसको खाली कर देना शाम तक। इतना कहकर सेठ चला जाता है और सुमति अपनी बहू से कहती है, देखो तो जरा, भगवान ने क्या कर दिया हम लोगों के साथ। जब तक तेरे बाबूजी जिंदा थे तब तक रजत ने कोई भी उल्टा काम नहीं किया, और आज तो उसने घर तक बेच दिया। ये तक नहीं सोचा कि मेरी बीवी और माँ भी रहती है यहाँ पर, वो कहाँ जाएंगे। अरे हमारे बारे में नहीं तो कम से कम तेरे कोख में पल रहे अपने इस बच्चे के बारे में सोच लेता। माँ बस करो, चुप हो जाओ। जो होना था सो हो गया, अब होने को कौन टाल सकता है। और अब वो दोनों घर से बेघर हो गए। सावन का महीना चल रहा था और बारिश भी काफी तेज थी। उनको अपने सिर छुपाने के लिए अब जगह की जरूरत थी, लेकिन उनको कोई भी रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। और अब सोनिया की नजर एक टॉयलेट के ऊपर पड़ती है और वो सोचती है, माँ देखो, वो सरकारी टॉयलेट लग रहा है और उसको शायद कोई यूज़ भी नहीं करता, तो हम कुछ दिन वहीं रह लेते हैं। क्या? टॉयलेट में? अब हम इस टॉयलेट में रहेंगे? बहू बहू, पता नहीं वो कितना गंदा होगा। कोई बात नहीं माँ, जब तक हमें कोई दूसरा रहने का ठिकाना नहीं मिल जाता तब तक हम यहीं पर अपना गुजारा कर लेते हैं। मुझे जैसे ही कहीं और रहने का ठिकाना मिल जाएगा तो हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। बोल तो तू सही रही है बहू, जब तक हमें कोई दूसरा रहने का ठिकाना नहीं मिल जाता तब तक हम यहीं रह लेते हैं। अब वो दोनों उस टॉयलेट में रहने लगते हैं। उसका पॉट सोनिया बंद कर देती है, लेकिन ठीक जगह पर ना रहने और ना खाने की वजह से उसकी सास बीमार हो जाती है और अपनी सास का इलाज करवाने के लिए सोनिया खुद से बोलती है, मम्मी जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, पर माँ जी के लिए दवाइयों का इंतज़ाम कहाँ से करूँ? मैं तो खाना भी मंदिर से लेकर आती हूँ। आखिर मैं कब तक यूं ही मंदिर से खाना लेकर आती रहूँगी? अब मुझे ही कुछ करना होगा। सोनिया प्रेग्नेंट होने के बावजूद वो काम की तलाश में गांव में जाती है और उसको एक घर मिलता है जहां उसको साफ सफाई करने का काम मिल जाता है और अब वो काम करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सोनिया अपनी मालकिन नीतू से बोलती है, मालकिन, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। लेकिन सोनिया, तुझे तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और तू अभी भी मुझसे पैसे मांग रही है। अरे तुझे ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई कि तू महीना पूरा होने से पहले ही पैसे मांग रही है? हाँ मालकिन, क्योंकि मेरी सास बहुत ज़्यादा बीमार है और उनकी दवाई काफ़ी महंगी है और हम बहुत गरीब हैं, इसीलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि उन पैसों से मैं अपनी सास के लिए दवा ला सकूं। अच्छा, तुम रहती कहाँ हो? दरअसल हमारे पास घर नहीं है मेम साहब। क्या? जब तुम लोगों के पास घर नहीं है तो तुम अपना गुजारा कहाँ कर रहे हो? वो सरकारी टॉयलेट है मैडम, हम वहीं अपना गुजारा करते हैं। छी, टॉयलेट में? पर क्यों? अब सोनिया नीतू को सारी बात बता देती है
और उसकी बातें सुनकर नीतू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोनिया से बोलती है। सोनिया, क्या तुम पढ़ना जानती हो? हाँ मैम, थोड़ा बहुत मुझे पढ़ना आता है। क्या तुम मेरे ऑफिस में काम करोगी? पर मैम, मैंने आज तक कभी ऐसे काम नहीं किया। मुझे रजत जी ने कभी भी नहीं काम करने दिया। तभी तुम्हारे ये हालात हैं। खुद इंडिपेंडेंट बनो सोनिया। और तुम तो प्रेग्नेंट भी हो अभी। क्या तुम अपने आने वाले बच्चे को उसी टॉयलेट में जन्म देना चाहोगी? क्या तुम उसकी परवरिश अच्छे से नहीं करना चाहती हो? क्या तुम अपने बच्चे को भी यही जिंदगी देना चाहती हो जो आज तुम जी रही हो? नहीं मैम, नहीं। मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है। चाहती हूँ कि मैंने जो गरीबी देखी वो मेरे बच्चे को ना देखनी पड़े। नीतू की बातें सुनकर सोनिया को एहसास होता है और वह अपने बच्चे को एक उज्जवल भविष्य देने के बारे में सोचती है और उसके पास काम करने के लिए मान जाती है और बोलती है। मैम, क्या करना होगा मुझे? फिलहाल कुछ नहीं, अभी तुम अपनी सास को यहाँ लेकर आओ, उनका इलाज करवाते हैं। सोनिया की सास अब नीतू के घर आ जाती है और नीतू सुमति का इलाज करवाने लगती है। और एक दिन सुमति नीतू से बोलती है। बेटा नीतू, तुम हम लोगों की इतनी मदद क्यों करती हो? माँ जी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और जब मुझे सोनिया दिखी तो मुझे लगाव हो गया। आज के समय में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता, लेकिन तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया। माँ जी, मैंने आपको बताया मेरा कोई भी नहीं है और आप लोगों को मैं अपना समझ रही हूँ। हाँ बेटा। सुमति के मुंह से बेटा शब्द सुनकर नीतू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सुमति को गले लगा लेती है और रोते हुए बोलती है। क्या मैं आपको, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको माँ बुला सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, तुम भी तो मेरी बेटी ही हो। और अब नीतू सोनिया को अपनी बहन जैसा रखने लगती है और सुमति को माँ की तरह। उसको दोनों का साथ मिल गया था, मानो उसको पूरी दुनिया मिल गई हो। और नीतू सोनिया को सारा काम समझा देती है, जिस वजह से अब सोनिया भी उसका काम देखने लगती है और अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाती है। और अब ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और सोनिया को एक सुंदर सी लड़की होती है। वो सभी खुशी से रहने लगते हैं।